तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो हम भाईचारे से आपके लक्ष्य को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भाईचारा अपने क्षेत्र में बना कर। मैं लंबे समय से चुनाव में तो भूपखेड़ी नहीं आ पाया। भूपखेड़ी के साथियों को ये नाराजगी भी थी कि भाई प्रोग्राम करके नहीं आ पाए। मैंने इनसे कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप समय रख लेना, मैं वहां जरूर हूं। महाराज जी भी उस दिन वहां साथ थे। महाराज जी ने मुझसे एक निवेदन भी किया है। मैं महाराज जी से वादा करता हूं कि जो निवेदन आपने मुझसे किया, मैं उस पर समाज के सामने कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस निवेदन को पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे बात, जो आश्रम को लेकर निवेदन आपने किया। सम्मानित साथियों, 2-3 चीजें हैं जिसमें आपसे बात करनी। एक लिस्ट मेरे हाथ में है जो यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के, जो लोग मेहनत करते हैं। कोई भी संगठन हो, दल हो, परिवार हो, उसमें जितने अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। यहाँ जो साथी काम करते हैं, पंकज कुमार वालिया जी, अनुज वालिया जी, हरीश वालिया जी, विपिन वालिया जी, आशीष वालिया जी, राहुल वालिया जी, चांदवीर ठेकेदार जी, दीपक प्रधान जी, राजेश जी, सुरेश कुमार उर्फ लिल्लू जी, अनंत पाल जी, निहाल सिंह जी, संजीव कुमार जी, अंकित वालिया जी, अमित वालिया जी, बादल जी और राजीव जी, ये तमाम सम्मानित साथी जो भूपखेड़ी के हैं, आसपास के गांव के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने में भी एक अहम भूमिका अदा की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और यहाँ जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, हमारे सम्मानित विधायक खतौली के, मैं उनका भी भूपखेड़ी की धरती पे पहुंचने पर स्वागत करता हूं। ये सतगुरु समनदास जी का आश्रम। मैं भूपखेड़ी पहले तो नहीं आया, लेकिन मैंने यही जाना कि इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा आश्रम है सतगुरु समनदास जी का। और देखो, 2-3 विषय पे बात करनी है। पहला विषय तो यही, फिर बात करेंगे समाज की स्थिति पे, और तीसरी बात करेंगे हम लोग आगे कैसे बढ़े। पहली बात ये कि मुझसे टीवी पे भी एक बार पूछा गया कि भाई आप किसमें आस्था रखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो जन्म हुआ है जिस परिवार में, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और तमाम हमारे लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। और उनके मिशन को वास्तविकता में अगर पूरे देश में पहुंचाने का काम किसने किया तो वो सतगुरु समनदास जी महाराज। कितने ही लोगों से नशा, मांस, तमाम तरह के नशे, बुराई, तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद सतगुरु जी ने छुड़ाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है, मैं जेल से छूटा, यही महीना था, ये नहीं, उनकी तो उसमें हुई जब मैं रविदास मंदिर के आंदोलन से जेल से छूटा, तब उनका शरीर पूर्ण हुआ। और मैं एक दिन पहले जेल से छूटा और मुझे खबर आई कि सतगुरु जी जो है नहीं रहे। और मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा अस्पताल चलाया जहां उनका पार्थिव रखा हुआ। अपने पूरे जीवन काल में जितना समाज में बदलाव के लिए उन्होंने किया, उतना शायद ही किसी ने किया जितना उन्होंने किया। चाहे वो डांटते थे, देखो अपना डांटता भी है, वो गुस्सा भी करते थे, प्यार से भी समझाते थे, सब तरह का व्यवहार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक इच्छा थी कि ये कमजोर समाज अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तमाम तरह की बुराइयों को करे आपके, जिस तरह से वो लोग तरक्की करें इस तरह तरक्की करें। और जिन लोगों ने उनके नियमों को माना, यानी कि सतगुरु रविदास जी के मिशन में जो लोग समर्पित हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 90% लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। आप चेक करा के देख लो, मेरा पूरा वो है, उनके बच्चे भी रोजगार कर रहे हैं, उनके घर परिवार भी ठीक है, वो स्वस्थ भी। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे पर।
ऐसा राज जिसको मैं अपने ट्वीट में भी लिखता हूं, बेगमपुरा राज। सतगुरु जी ने कल्पना की बेगमपुरा राज की, विधायक जी, क्योंकि वही लिखा गया जो लोग पढ़ना चाहते और जो पढ़वाना चाहते। वरना यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने की। यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है वहां दुनिया में, और उस राज का नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज, जिस राज में कोई गम ना, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, हर किसी को खाने पीने की कोई समस्या ना हो, और छोटे बड़े सब मसे रविदास रहे। कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना जाति का, ना धर्म का, भाईचारा हो, ना किसी को अन्न की, ना ढकने के लिए तन की, ना डर की, ना भय की, ना लूट की, किसी तरह की दिक्कत ना रहे। ऐसे राज की कल्पना हर कोई राज की कल्पना करता है, लेकिन वो अपने वर्ग, अपने समाज हित के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वो कहीं ना कहीं उसका बखान करता है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने जिस राज की बात की उसमें सबके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा मानवतावादी राज आना चाहिए। ऐसे बुद्ध ने कहा, ऐसे कबीर ने कहा, ऐसे गुरु नानक देव ने कहा, जो समता की बात करते हैं, जो चाहते हैं देश में ऊंच नीच की भावना खत्म हो, भाईचारा बने, और उनके विचारों को लंबे समय तक सतगुरु जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका प्रचार प्रसार करते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हमारे बीच हैं। अगर उन्हीं विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे दुख जो हैं 80% 90% दुख आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम सतगुरु जी के मंदिर में आज जयंती के दिन तो आते हैं, उसके अलावा तो जो है, चलो यहाँ की अच्छी बात है, भूखपेड़ी के लोगों को ज्यादा कर पाए कि उनके आश्रम है वो ज्यादा बार आ जाते होंगे। लेकिन मैंने तो ये देखा सामाजिक स्तर पे कि हम रविदास जयंती पे इकट्ठे होते हैं और भंडारा खाकर जयंती मनाकर उसके बाद 364 दिन अपने घर में सोते हैं। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बहनें मुझे बता दे, कभी सत्संग हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जिस सतगुरु महाराज ने, देखो ये भी इतिहास की बात है, उस समय जब इतनी छुआछूत थी, ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बनारस, काशी बनारस की धरती पैदा हुए और अपने ज्ञान के दम पे उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया, और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने काशी में पालकी पे बैठा के पूरे बनारस का चक्कर सतगुरु जी को लगवाया। ऐसे गुरु जी, जहां इतना छुआछूत था उस समय में, पूरे सर पे पालकी पे बिठा के सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं वो बोलता हूं जो सत्य होता है, हवा भाई कुछ नहीं बोलता हूं। और उस समय के जितने राजे महाराजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के, जितने राजपूत राजा उस समय के थे, आप इतिहास पढ़ के देख लेना, आके सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के और उनको अपना गुरु स्वीकार की अपेक्षा ले लेके। ये भी एक इतिहास है, देखिए ये भी एक इतिहास है। ऐसे गुरु के वंशज, ऐसे कुल गुरु के वंशज इस देश में आज उनके हाथ ऐसे हैं, देखो ये भी इतिहास। इतिहास कहिए या वर्तमान समझिए, जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, उनके बच्चों के हालात देखो, क्योंकि वो अपने बाप को बाप कहने में तकलीफ महसूस करते हैं और अपने बाप के विचारों में चलने महसूस करते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर किसी को कोई चैलेंज लेना है तो अपने बाप को बाप कहकर के विचारों पे चल के देखो। अगर तुम्हारी तरक्की रुक जाए तब आके मुझे कहना कि चंद्रशेखर भाई आप गलत कह रहे हैं। आज मैं जो कुछ हूं, मैंने टीवी पे बैठ के कहा कि आज जो कुछ हूं मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2006 में मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई। जब हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकलने लगी, पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे। अभी भी होता होगा ना आपके यहाँ, कहते नहीं परंपरा को हम नहीं वो करते, आप जयंती निकालना चाहते हो, कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये है लाठी और ये मैंने दे दी तेरे हाथ में, अगर तेरे होते ये शोभा यात्रा रुकी तो तेरा पैदा होना बेकार है। मेरे 2006 की पकड़ी लाठी और अभी तक पकड़ रखी है मैंने। जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, उसके सामने लड़ने
उनको जवाब देने के लिए आपका बेटा खड़ा होता नहीं खड़ा होता, बता आपका भाई खड़ा होता। ये लाठी 2006 में पकड़ा गए मेरे पिताजी मुझे, ये 2006 में पकड़ा गए कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज इतने साल बाद इतना ठगा गया, इतना बेइज्जत हुआ, ये उम्मीद करता है कोई इनके लिए खड़ा हो और सबका साथ देता। और इतना सीधा समाज है डायरेक्टली हमारा कि जिसके साथ लग जाता है सब कुछ हो जाए, छोड़ता ही नहीं, जिसके साथ लग जाए। और जिसके साथ नहीं लगता वो चाहे इनके कितने ही पैर पकड़ ले, उससे उसे पकड़ देंगे। जब चिपकते हैं तो फाइकोल से भी ज्यादा खतरनाक, और जब नहीं चिपकते तो करेले से भी ज्यादा कड़वे, ऐसे हाल है हमारा। लेकिन फिर भी इनकी दया कृपया बीच वालों पे तो नहीं, मेरे ऊपर तो भाई मुझसे तो ये बहुत प्यार है। और प्यार का ही वो है कि आज इन्होंने मेरा कद इतना बड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते। जब इस देश दुनिया में टाइम्स मैगजीन छपी, इन सब के आशीर्वाद, मेरी बहनों के, माओ के, भाइयों के प्यार, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उसमें मुझे भारत से अकेला आदमी था। पूरे भारत से 130 करोड़ की जनता में से इनका एक अकेला खून था उसमें, जिसको लिखा गया कि वो भारत का उभरता हुआ नेता। उसका मात्र कारण ये है। अच्छा, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, लेकिन अपने धन का सही उपयोग करना जानते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आज यहाँ आसन पे इकट्ठे हुए, सारे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितने छोड़ सकते हैं उससे शराब से दूरी बनाओ, सारा भला हो जाएगा, ठीक है। जितना ऐसे छोड़ोगे उतना सारे शरीर में जान रहेगी, और जितना जान रहेगी उतना ही तुम अपने समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए कर पाओगे। नहीं पी के झगड़ा करते रहो घर में, सारा कोई बना नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये उनके कह रहा भाई बंद करवानी पड़ेगी, मन से छुट्टी है, जोर दबाव में नहीं छुट्टी, ठीक है, मन से छुट्टी है पक्का करके। अनिल तो लट मार के भी नहीं छुट्टी, अगर मैं इनके लट मार के छुटवाऊं तो कल को ये मुझे ही नहीं मिलने की, या आगे भाग रहे हैं पीछे पीछे कर तो नाश हो जाएगा, ठीक है। तो समझा के छुटवानी है, जैसे सतगुरु जी ने, समनदास जी ने छुटवाई, कोई छुटवाई नहीं, अरे छुटवाई। तो ये तो होगी सामाजिक बात कि अपने महापुरुषों को जानो, समझो, पढ़ो और उनके रास्ते पे चलो, ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारत में आजादी से पहले तो लोगों को अधिकार नहीं, लेकिन जैसे आजादी आई और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो जिन लोगों को व्यवस्था की वजह से जानवरों का जीवन जीना पड़ता था, उनको इंसानों का जीवन जीने का अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने अपने 4 बच्चे, मेरी बहनें यहाँ बैठी, छोटे छोटे बच्चे आपके पास, ऐसे अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, तब जाके हमारे तन पे कपड़े आए, तब जाके गरीब के बेटे को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नौकरी करने का, और सार्वजनिक रूप से इस तालाब में जानवर पानी पीते, उस तालाब में पानी पीने का अवसर मिला। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियां, यानी कि जो उन्होंने उनके खून में कुर्बान होकर जो सींचा, उससे आज हम लोग यहाँ खड़े होकर अपनी बात को बोल पाए। यानी कि हमें जो भी अधिकार मिले उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। किसी ने दया पे हमें कुछ नहीं दिया कि हमारे आंसू बहते देख के, हमारी तकलीफ देख के किसी ने हमारी दया पे कुछ दे दिया, इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। धीरे धीरे जो अधिकार आगे बढ़ते रहे, उसके लिए भी आने वाले उसमें आंदोलन जारी रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया तो बहुत सारे हक मिले, जो बचे कुचे थे उनके लिए एक रहबर और पैदा हुए इस धरती पे, जो पंजाब की धरती है। ऐसे ही जैसे आपके यहाँ कोई बालक हो यहाँ, ऐसे एक बाबा साहब के जाने के बाद एक रहबर और पैदा हुए, जिनको मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जानते। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, अपना सुख दुख स्वार्थ छोड़ के। तब जाके हमें ये समझ आया कि हमारे वोट के जरिए भी बदलाव हो सकता, हमारे वोट की वैल्यू भी है। और वो वोट की वैल्यू ऐसी है कि वो मिट्टी के आदमी को बहुत ताकतवर बना दे और बहुत ताकतवर को मिट्टी का बना दे।
वो ऐसी ताकत है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, जिसके जिसके पास है उसको चुनाव के समय तमाम लोगों के पैर पकड़ते हैं। आपके गांव में भी होगा, जब प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, लोकसभा का आएगा, पीडीसी का आएगा, जो आपकी शकल से भी नफरत करता वो भी आपके पैर छूकेगा, ताऊ जी दे दियो इस बार वोट। तो ये भी ताकत आपको मिली, समझ रहे हो? किस वजह से छूते आपके पैर आके? हाँ जी, अब जिस दिन चली गई है पूछने का भी नहीं। तो ये इसको संभाल कर रखना कितना जरूरी है, ये तो समझ में आ गई किसकी वजह से पूछ रहे, लेकिन इसको गलत आदमी को तो देनी कि भाई। तो वोट एक ऐसी ताकत है जिसके दम पे हम लोग इस देश में परिवर्तन कर सकते हैं। वोट एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके दम पे जो काम लाठियों से नहीं हो सकता, गोलियों से नहीं हो सकता, तोप से नहीं हो सकता, तलवार से नहीं हो सकता, वो काम किस चीज से हो सकता है? वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कह रहे थे हमें कोई नहीं हिला सकता यहाँ से, आपकी वोट ने हिला दिया, नहीं हिला दिया उन्हें? बताओ, वो जो विधायक जी किसी की नहीं सुनते थे, आदमी बना दिया नहीं बना दिया? बनाया नहीं बना? और जो आदमी कमजोर पड़ रहा था हमारा, उसे ताकतवर बना दिया नहीं बना दिया कि भाई? तो ये वोट का वो है, इसका भी हमें सही वो करना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए, आपने मेरा एक बार साथ दिया, यहाँ ताकत मिली नहीं मिली आप लोगों को बताओ। आज आप पे अपना विधायक है, आप उससे 24 घंटे, वो इतना काम करने वाला व्यक्ति है, 24 घंटे 7 दिन आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात करते। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या उड़ाई, आज वो तो ढूंढा नहीं मिलने का, वो तो वहां चला जाएगा, वो तो यहाँ हो जाएगा, मेरे आने से पहले खड़ा है, ठीक है? उसे तो मिल नहीं सकते, वो तो तोपों के साए में रहे, वो तो पता नहीं कहा, वो कहीं नहीं रहता, वो आपके दिल में रहा, और आपने उसे वोट देके विधायक बनाकर ताकत दी उसे, यहाँ के गठबंधन के दलों के सभी लोगों ने। तो अभी मैं एक गांव में गया, मेरे गांव का नाम भी याद नहीं, सबसे पहला गांव था, कौन था? सठेड़ी। मैं सठेड़ी गया, तो वो चुपचाप आकर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही, कहने लगी जी बारात घर की जमीन है हमारे, अगर आप विधायक जी कहते तो हमारा बारात घर बन जाएगा। और मैंने तो एक बार सोचा भाई, क्यों मेरे पास इतनी हिम्मत अभी तक मिलती नहीं, अब भाई मैं बारात घर बनवा दूं कि भाई? तो मैंने फिर इनसे कहा भाई विधायक जी ये लोग कुछ मांग कर रहे हैं, तो सोचो क्या कहा होगा इन्होंने एक लाइन से कहा कि अगर पहला काम इस विधानसभा में कहीं होगा तो इसे बारात घर में होगा। पहला काम अगर विधानसभा में कहीं होगा, प्रस्ताव बनाकर भेज दो, मैं जबान दे रहा कि पहला काम अगर किसी इस विधानसभा में होगा तो वो इस बारात घर का होगा। और क्या चाह भाई हमें? जब हम पे इतना मजबूत आदमी तैयार हो गए तो मुझे लगता है अब तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो इसलिए ये होगी राजनीतिक बात कि आप लोगों भी मेरा साथ देना, या कहीं छोड़ दोगे। दिक्कत में लोग कह रहे अगली होगा बस उपचुनाव तक था, ऐसा तो नहीं होने का, फिर तो बताओ क्या है सच? आगे साथ रहोगे नहीं रहोगे? जो दोनों हाथ उठाओगे वो साथ रहेगा। मैं भी नहीं देख रहा कौन कौन नहीं ठा रहा, वे तो उनमें बैठी हुई नहीं ठा रही अपर वहां। अच्छा ठीक है, बस चलो हाथ नीचे कर लो। तो ये होगी आगे की बात कि अगर इस तरह से आप मेरे साथ खड़े रहे तो जो समस्या आपकी है वही मेरी है, उस समस्या का हल होगा। इतने दिन हो गए आपको गरीबी बेबसी में काटते हुए, ये तो अपनी जिंदगी सुधार लो। ये पैसे वाले लोग अगर आपके अपने होते तो आपकी जिंदगी की गरीबी मिट नहीं जाती। छोटी छोटी चीजों के लिए उधार लेते फिर उधार लेकर बच्चों का ब्याह करना, उधार लेकर जो है इलाज के पैसे जुटाओ, ये सब काम फ्री कर दूंगा। अब ताकत तो देकर देखो मुझे, ये सारे काम। और जिन अधिकारियों को ढूंढते फिरो वो तो मैं घरों में पूछते फिरेंगे जी कोई काम तो नहीं था। तब अभी मैं आगे किसानों को भी कह रहा था भाइयों की ये बात कि ये नहीं था रहे वो बढ़ाने बढ़ाने के ना मजदूरों की वो बढ़ाने के। विधायक जी मैं भी वहां गया तेलंगाना, देखो सुनो सारे काम की बात। मैं तेलंगाना गया तो मैंने वहां पूछा कि तुम्हारे यहाँ मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती है? तो उसने कहा अगर कोई जाएगा कि नहीं ये काम में तो मिले 900 रुपए।
और अगर कोई खेत में जाकर मिले 500 रुपए, आपको भी मिले 900 रुपए। वहां मजदूरी 900 रुपए है, तेलंगाना में यही कितने पैसे, वहां 900 रुपए और यहाँ तो मैं 150 नहीं मिल रहे। समझ आई नहीं आई? कितने पैसे वहां 150 के कितने गुना है पता है? समझे? 6 गुना। तो इनके भरोसे रहोगे, सारे 150 भी छीन लेंगे बीजेपी वाले। इनका जो इलाज इनको कर दिया, देखो इनका जो इलाज इनको कर दिया ये जारी रखना, ठीक है? इक्कर में ताकतवर होता रहूंगा, और जैसे मैं ताकतवर होता रहूंगा तो सारे चेहरे में जो उदासी है यह हंसी में बदलती रहेगी, पहली बात, ठीक है? अब आकर की बात सुन लो। एक तो यहाँ ही चुनाव जीतने के बाद नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि यहाँ के जो बीजेपी के नेता वो बेचारे परेशान हो गए, भाई ने किक्कर घेरेगा। तो यहाँ जो 2 अप्रैल के मुकदमे जो लड़ाई आपने लड़ी एक्ट वाली, उनमें नए लोगों के नाम जोड़ना, उन पर समन भेजना, उन पर गैंगस्टर भेजना, ये शुरू कर दिया और खूब खुश हो रहे, आगे डर जाएंगे। बताओ डर है सरकार? तो मुकदमा डर है ना, मुकदमा तो डरते ना, मुकदमे तो डरते। हम तो संविधान के खिलाफ जाने से डरते हैं बस। और आपको भी मैं समझा रहा कि किसी का अपमान ना करो और संविधान के दायरे में रह काम करो, तब ताकतवर हो जाओगे। दूसरा काम, एक तो 2 अप्रैल के मुकदमे बहुत बढ़िया है। मैं प्रशासन के लोग कहूंगा जोर डालने के तरीके से करो मुकदमे, ये 10-12 हो जाएंगे तो मेरे भी हाथ खुल जाए, आ जाऊंगा मैं सारी नहीं रहूंगा सारी के लिए। ये धरना देंगे, इस पर कलेक्ट्रेट पे हम जमा करवाओगे मुकदमे सारे पे, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ये और 2-4 कर दो भी 1-2 पे करे, ये जी 5-7 पे हो जाएंगे। ये 5-7 यहाँ एक दिन चिंगाड़ के मुझे कहेंगे जी हमारे मुकदमे हो रहे, फिर आऊंगा मैं यहाँ, फिर बताऊंगा मैं तब किक्कर करे जहाँ मुकदमे, ठीक है? एक 24 तारीख को एक हमारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ गौरव तेजिया, उन पर हमला हुआ। एक खतौली से जब ये प्रचार करके लौट कर आ रहे हैं अनुज और पंकज, तो इन पर भी हमला हुआ। अब ये 2 बातें मैं यहाँ के सम्मानित अधिकारियों को कह रहा हूँ कि भाई ये जो आपने वर्दी पहनी ना, ये गरीब जनता की सुरक्षा के लिए पहनी, ताकतवर लोगों की चाटुकारिता करने के लिए नहीं पहन रखी है। आप अपने भी जो संविधान की शपथ आपने ले रखी उसको याद रखो। एक मिनट सुन जाओ, तालियां तुझे न बजाओ, एक बार बात कर लेंगे। जैसे आप यहाँ आज खड़े हो तो मैं इनमें से ही एक हूं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ अन्याय होगा तो ये फिर ये बर्दाश्त नहीं होने का, ये बात आप याद रख लियो। एक मिनट रुक जाओ भाई, नारे नूरे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ठीक है। एक और बार आपको कह रहा हूं भाई, देखो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान ने उसको दिया है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसकी क्या वो है मैंने आपको बता दी, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास बता दिया। अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हो, जिन्हें नहीं पता उनकी तो मैं समझता हूं कि वो तो लापरवाही हो सकती है। जिनको पता उनको ये पता भाई हम ज्यादा हड़के नहीं है, हम बहुत भारी है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। इसके लिए कभी चेक करना हो तो 2 अप्रैल का आंदोलन पढ़वा देना उन लोगों को बेचारों को, और कभी अगर वो हो तो रमजान मंदिर का जो गुरु घर का आंदोलन हुआ था दिल्ली का वो पढ़वा देना, और अभी जो है जो अभी मुरैना में वो पढ़वा देना, और 12 तारीख को भोपाल में हो रहा उसकी झलकी दिखवा देना उन लोगों बेचारों को। देखो हम किसी के विरोध में नहीं है, जिनकी मानसिकता खराब है, जैसे तुलसीदास दुबे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने वो धर्म ग्रंथ में लिख दिया कि महिलाएं कमजोर होती हैं, शूद्र ये होते हैं वो होते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं, जो घोर जातिवादी हैं, जिनको एहसास भी नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं, जिनको जानकारी भी नहीं, ऐसे लोगों की तो मैं कहता नहीं। लेकिन बाकी लोगों को मैं कहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मीडिया के लोग भी इसको याद रखें। अगर किसी समाज से हमने किना कर ली ना किना, तो उनका व्यक्ति गांव का मेंबर नहीं बन पाने का, मेरी बात को याद रखियो। अगर किसी को गलतफहमी हो, वोट हमारे ही पास है,
ये लोकतंत्र है। और अगर हिम्मत हो तो किसी ने फेरी जोड़ लगाइयो, करियो कार्यकर्ता में हमला। हम पंचायत करके कहे बिरादरी की बात को, इस समाज का व्यक्ति प्रधान ना बढ़ जाए किसी काम में, फिर आपको एहसास हो जाएगा। हम ये जो लोकतंत्र है ना, इसी की ताकत पे विधायक एमपी बनकर सरकार बनाकर राज कर रहे हो। इसलिए ये बात समझानी पड़ेगी। और भूपखेड़ी के सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आपसे कह रहा हूं, टकराने से आपके रास्ते नहीं खुलने। वो लोग जानबूझ के षड्यंत्र करते हैं, टकराते रहो जिससे कि आप तरक्की ना करो। आप टकराना बंद करके 2 साल मेरे साथ काम करो। ये तो टेलर था खतौली का, इन्हें पूरी पिक्चर जो है 2024 में दिखाऊंगा, आप लोग याद रखना। करो जुर्म। मैं यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और यहाँ के मंत्रियों से भी कह रहा हूँ, आइए चुनाव में वोट मांगने का आता, हमारा समाज स्वागत करेगा आप लोग, आप चिंता मत करो। करवाओ जुर्म, करवाओ अत्याचारित, चोट का बदला वोट से हम देंगे 24 में। और जो आज मंत्री संतरी बने बैठे वो यहाँ रोड पर घूमते रह होंगे आप लोग, आप ध्यान रखिए मेरी बात। लेकिन प्रशासन को मेरा निवेदन है कि जाति धर्म देख के कार्रवाई ना करें, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति गलत ना करे। क्योंकि अगर आप अन्याय को बढ़ावा देते हो तो इससे जो आस्था विश्वास है न्याय के प्रति लोगों को कमजोर पड़ जाएगा। और भाई हम अपने दम पे जिंदा आए थे, ये भी याद रखो। हमारे आंसू देख के किसी ने दया नहीं करी हमारे ऊपर, करी। अब भाई ये रो रहे हैं, पर रोटी नहीं है, पे कपड़ा नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, तो हम दे रहे हैं। हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से, अपना तन घिस घिस कर करा, चाहे मेहनत करी, मजदूरी करी, कुछ भी करा, हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से अर्जित करा। इसलिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बुराइयां छोड़ो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ो। और आपके आने वाले बच्चों का कल इस देश में बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो जो कुछ है, अब तो अच्छी रोटी जो अभी मिल रही है उससे हमारा शायद पेट भर रहा है, लेकिन अगर हमारे दिल के जो जख्म है वो तब भरेंगे जब इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वही स्वाभिमान, सम्मान और वो हक अधिकार मिलेंगे जो उनका अधिकार। और आप लोग चिंता मत करो, मेरे हाथ मजबूत करते रहो, अपने दल को आगे बढ़ाते रहो, संगठन में जिम्मेदारी लेके अपनी कमेटियां बनाते रहो। लोकतंत्र है, जिसका वोट है उसका राज है, जिस दिन आपका राज होगा। अच्छा बताओ, एक सवाल है, पूरी जिम्मेदारी ये बहने भी नहीं राजनीति जानते, मगर ये भी बता देंगे, अगर मैं ताकतवर हो गया तो आपको कोई न्याय का सामना करना पड़ेगा। बताओ ईमानदार से बताओ, अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो आपके ऊपर कोई हमला कर देगा क्या? और अगर हमला कर देगा चैन से घर में सो जाएगा क्या? बताओ, नूनी बताओ, पूरी जिम्मेदारी से बताओ, सच्चे मन से। आप गुरु घर में हो, आज आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं है तो फिर तो कुछ दिन की बाजी में इतने दिन काट लिए, बहुत थोड़े से दिन है। मेहनत करते रहो, काटते रहो। साथियों से भी निवेदन, नौजवान से, रोजगार दे रही सरकार, महंगाई खत्म कर रही, बेरोजगारी खत्म कर रही, गरीब किसान के लिए कुछ कर रही, लूट रही दोनों हाथों से। तो इस लूटने वाली सरकार का भारतीय संविधान की रक्षा भी करनी पड़ेगी ना भाई, करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ये जो माए बहने बैठी बात सुन लो, खासा बड़ा प्रचारक नहीं कोई लोग है, 4 महिलाएं अगर कहीं हो इकट्ठी है, अरे वहां अगर बोल चाल हो तो हो ही नहीं सकता है। आपसे एक निवेदन है, एक भाई आप लोग भी कार्यकर्ता लोग बड़े गौर से सुने इस बात को, सारे कार्यकर्ता ध्यान दें। जो लोग हमें रोक नहीं पा रहे ना, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं गांव में जाकर, हमारे लोगों में कहते हैं जनसेवा का साथ ना दो। क्यों जी? अरे भाई सारे नौजवानों को मुकदमे लगा दिए, सबकी जिंदगी खराब कर दी, पर ये सारे IAS IPS बन गए थे, मैंने ने वापिस जो है बेरोजगार कर दिया। भाई सबको मुकदमे लगवा दिए, कर दिया। जो सरकार मुकदमे लगा रही है, मान लो झूठे, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोग आज लड़ना सीखे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि मुकदमे लगवा दिए। आप बताओ भाई ईमानदारी से, 2 अप्रैल का आंदोलन आपने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ा है तो जबरदस्ती लड़ा था? बताइए, हक अधिकारों के लिए लड़ाना। जो अन्याय होता था, कार्रवाई नहीं होती थी, आज भीम आर्मी की वजह से वो कार्रवाई होती है। आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है भीम आर्मी की वजह से। ये दिया है भीम आर्मी ने इस देश में। पुलिस से पहले जाती है भीम आर्मी, आंधी तूफान में गाड़ी रुक जाए, ट्रेन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज रुक जाए, भीम आर्मी नहीं रुकती। ये दिया है समाज को भीम आर्मी ने। और अगर जो समाज IAS PCS तो खूब बने, लेकिन जो समाज
पैसे वाला हो कभी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता। उनका आज 18 साल का नौजवान लड़का इंस्पेक्टर साहब को पूछा, भाई इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बताओ हुई या नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इसे आगे बढ़ाओगे, किसी की बात तो मांगे तो पीछे हटाओगे। तो इसका प्रचार भी करा करो, भाई हमारा भाई आगे बढ़ा लग रहा है, उसकी तरफ इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ, तब भी तो प्रचार कर लिया करो, तब भी सिपाही तब भी रिश्तेदारियों में जाकर वहीं भी कह दिया करो, फोन करके जहां जहां रिश्तेदारियां में कोई उसकी केल को हो जाओ। कहोगी नहीं कहोगी तो बताओ ना, मरी मानता तो ना बताओ, वाली ठारी हरे सोल वाली ये तो हमारे खिलाफ होगी उनको है ना, पीछे वाली पूछा जो हमारे खिलाफ हो तो हमारे साथ बता। अच्छा फिर ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, यहाँ की कमेटी का। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कुछ दिन का समय देखो, छोटा सा पेड़ देखा होगा आपने, अब एक सा लगा होगा अपने आंगन में, और आज कहीं के आंगन में नीम जैसा ठाटा हो रहा होगा, छांव भी दे रहा होगा, दे रहा थारा भी छोटा सा, ये भी बड़ा हो तो थोड़ा सा फेर देखियो, फेर बदाम छांव और फल किसने गया है, और ठंडी मारने की जरूरत पड़ने की तोड़ने तो अपने आप आओगा हाथ में, चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है। और कार्यकर्ता काम करें, गांव गांव में जाके समाज में जो झूठ फैला जा रहा है उसको बेनकाब करें और समाज को जोड़ने का काम करें, और अपने गठबंधन के दलों के सहयोग से भाईचारा बना के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारा गठबंधन जिंदाबाद। और हथौली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ये प्यार और विश्वास जताने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। सारी सरकार को सबक सिखाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो हम भाईचारे से आपके लक्ष्य को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भाईचारा अपने क्षेत्र में बना कर। मैं लंबे समय से चुनाव में तो भूपखेड़ी नहीं आ पाया, भूपखेड़ी के साथियों को ये नाराजगी भी थी कि भाई प्रोग्राम करके नहीं आ पाए। मैंने इनसे कहा कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप समय रख लेना, मैं वहां जरूर हूं। महाराज जी भी उस दिन वहां साथ थे। महाराज जी ने मुझसे एक निवेदन भी किया है। मैं महाराज जी से वादा करता हूं कि जो निवेदन आपने मुझसे किया, मैं उस पर समाज के सामने कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस निवेदन को पूरा करके दिखाऊंगा। मेरा आपसे बात, जो आश्रम को लेकर निवेदन आपने किया। सम्मानित साथियों, दो तीन चीजें हैं जिसमें आपसे बात करनी। एक लिस्ट मेरे हाथ में है जो यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के, जो लोग मेहनत करते हैं। कोई भी संगठन हो, दल हो, परिवार हो, उसमें जितने अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। यहाँ जो साथी काम करते हैं, पंकज कुमार वालिया जी, अनुज वालिया जी, हरीश वालिया जी, विपिन वालिया जी, आशीष वालिया जी, राहुल वालिया जी, चांदवीर ठेकेदार जी, दीपक प्रधान जी, राजेश जी, सुरेश कुमार उर्फ लिल्लू जी, अनंत पाल जी, निहाल सिंह जी, संजीव कुमार जी, अंकित वालिया जी, अमित वालिया जी, बादल जी और राजीव जी, ये तमाम सम्मानित साथी जो भूपखेड़ी के हैं, आसपास के गांव के, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने में भी एक अहम भूमिका अदा की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ जो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, हमारे सम्मानित विधायक हथौली के, मैं उनका भी भूपखेड़ी की धरती पे पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। ये सतगुरु समनदास जी का आश्रम, मैं भूपखेड़ी पहले तो नहीं आया, लेकिन मैंने यही जाना कि इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा आश्रम है सतगुरु समनदास जी का। और देखो, दो तीन विषय पे बात करनी है। पहला विषय तो यही, फिर बात करेंगे समाज की स्थिति पे, और तीसरी बात करेंगे हम लोग आगे कैसे बढ़े। पहली बात ये कि मुझसे टीवी पे भी एक बार पूछा गया कि भाई आप किसमें आस्था रखते हैं, तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो जन्म हुआ है जिस परिवार में, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और तमाम हमारे लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं।
और उनके मिशन को वास्तविकता में अगर पूरे देश में पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वो सदगुरु समनदास जी महाराज। कितने ही लोगों से नशा, मांस, तमाम तरह के नशे, बुराई, तमाम तरह के अंधविश्वास, पाखंडवाद सदगुरु जी ने छुड़ाने का काम किया। और मेरे आज भी याद है, मैं जेल से छूटा, यही महीना था, ये नहीं, उनकी तो उसमें हुई जब मैं रविदास मंदिर के आंदोलन से जेल से छूटा, तब उनका शरीर पूर्ण हुआ। और मैं एक दिन पहले जेल से छूटा, मुझे खबर आई कि सतगुरु जी जो है नहीं रहे, और मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा अस्पताल चलाया जहां उनका पार्थिव रखा हुआ। अपने पूरे जीवन काल में जितना समाज में बदलाव के लिए उन्होंने किया उतना शायद ही किसी ने किया, जितना उन्होंने किया। चाहे वो डांटते थे, देखो अपना डांटता भी है, वो गुस्सा भी करते थे, प्यार से भी समझाते थे, सब तरह का व्यवहार करते थे, लेकिन उनके दिल में एक इच्छा थी कि ये कमजोर समाज अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तमाम तरह की बुराइयों को त्याग के जिस तरह से वो लोग तरक्की करें इस तरह तरक्की करें। और जिन लोगों ने उनके नियमों को माना, यानी कि सतगुरु रविदास जी के मिशन में जो लोग समर्पित हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 90% लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई। आप चेक करा के देख लो, मेरा पूरा वो है, उनके बच्चे भी रोजगार कर रहे हैं, उनके घर परिवार भी ठीक है, वो स्वस्थ भी। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे बस। ऐसा राज जिसको मैं अपने ट्वीट में भी लिखता हूं, बेगमपुरा राज। सतगुरु जी ने कल्पना की बेगमपुरा राज की, विधायक जी, क्योंकि वही लिखा गया जो लोग पढ़ना चाहते और जो पढ़वाना चाहते थे। वरना यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन राज की कल्पना अगर किसी ने की है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने की। यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है वहां दुनिया में, और उस राज का नाम दिया उन्होंने बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज, जिस राज में कोई गम ना। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, हर किसी को खाने पीने की कोई समस्या ना, और छोटे बड़े सब मसे रविदास हरे। कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना जाति का, ना धर्म का, भाईचारा हो, ना किसी को अन्न की, ना ढकने के लिए तन की, ना डर की, ना भय की, ना लूट की, किसी तरह की दिक्कत ना रहे। ऐसे राज की कल्पना हर कोई राज की कल्पना करता है, लेकिन वो अपने वर्ग, अपने समाज हित के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, वो कहीं ना कहीं उसका बखान करता है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने जिस राज की बात की उसमें सबके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा मानवतावादी राज आना चाहिए। ऐसा ही बुद्ध ने कहा, ऐसा ही कबीर ने कहा, ऐसा ही गुरु नानक देव ने कहा, जो समता की बात करते हैं, जो चाहते हैं देश में ऊंच नीच की भावना खत्म हो, भाईचारा बने। और उनके विचारों को लंबे समय तक सतगुरु जी जो है अपने जीवन के अंतिम समय तक उसका प्रचार प्रसार करते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार तो हमारे बीच हैं। अगर उन्हीं विचारों पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि सारे दुख जो हैं 80% 90% दुख आपके खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम सतगुरु जी के मंदिर में आज जयंती के दिन तो आते हैं, उसके अलावा तो जो है, चलो यहाँ की अच्छी बात है, भोगखेड़ी के लोगों को ज्यादा कर पाए कि उनके आश्रम है, वो ज्यादा बार आ जाते होंगे। लेकिन मैंने तो ये देखा सामाजिक स्तर पे कि हम रविदास जयंती पे इकट्ठे होते हैं और भंडारा खाकर जयंती मना के उसके बाद 364 दिन अपने घर में सोते हैं। और मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बहनें मुझे बता दे, कभी सत्संग हो जाएगा तो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जिस सतगुरु महाराज ने, देखो ये भी इतिहास की बात है, उस समय जब इतनी छुआछूत थी, ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज जो बनारस, काशी बनारस की धरती पैदा हुए और अपने ज्ञान के दम पे उस समय के जो ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया। और सारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने काशी में पालकी पे बैठा के पूरे बनारस का चक्कर सतगुरु जी को लगवाया। ऐसे गुरु जी, जहां इतना छुआछूत था उस समय में,
पूरे सर पे पालकी में बिठा के सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और मैं वो बोलता हूं जो सत्य होता है, हवाबाई कुछ नहीं बोलता हूं। और उस समय के जितने राजे महाराजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक के, जितने राजपूत राजा उस समय के थे, आप इतिहास पढ़ के देख लेना, आके सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेक टेक के और उनको अपना गुरु स्वीकार की अपेक्षा ले लेके, ये भी एक इतिहास है। देखिए, ये भी एक इतिहास है। ऐसे गुरु के वंशज, ऐसे कुल गुरु के वंशज इस देश में आज उनके हाथ ऐसे हैं, देखो, ये भी इतिहास। इतिहास कहिए, वर्तमान समझिए। जिन्होंने सबको रास्ता दिखाया, उनके बच्चों के हालात देखो, क्योंकि वो अपने बाप को बात कहने में तकलीफ महसूस करते हैं और अपने बाप के विचारों में चलने महसूस करते हैं। अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं। और अगर किसी को कोई चैलेंज लेना है तो अपने बाप को बाप कहकर के विचारों पे चल के देखो। अगर तुम्हारी तरक्की रुक जाए तब आके मुझे कहना कि चंद्रशेखर भाई आप गलत कह रहे हैं। आज मैं जो कुछ हूं, मैंने टीवी पे बैठ के कहा कि आज जो कुछ हूं मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी ने 2006 में मेरे हाथ में लाठी पकड़ाई। जब हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकलने लगी, पुलिस ने मना कर दिया कि भाई हम परमिशन नहीं दे रहे। अभी भी होता होगा ना आपके यहाँ, कहते नई परंपरा को हम नहीं वो करते, आप जनते निकालना चाहते हो, कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये है लाठी और ये मैंने दे दी तेरे हाथ में, अगर तेरे होते ये शोभा यात्रा रुकी तो तेरा पैदा होना बेकार है मेरे लिए। 2006 की पकड़ी लाठी और अभी तक पकड़ रखी है मैंने। जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है तो बताओ, उसके सामने लड़ने, उनको जवाब देने के लिए आपका बेटा खड़ा होता नहीं, खड़ा होता बताओ, आपका भाई खड़ा होता नहीं। ये लाठी 2006 में पकड़ा के मेरे पिताजी मुझे, ये 2006 में पकड़ा के कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये समाज इतने साल बाद इतना ठगा गया, इतना बेइज्जत हुआ, ये उम्मीद करता है कोई इनके लिए खड़ा हो और सबका साथ देता। और इतना सीधा समाज है विधायक जी हमारा कि जिसके साथ लग जाता है चाहे कुछ हो जाए, छोड़ता ही नहीं, जिसके साथ लग जाए। और जिसके साथ नहीं लगता वो चाहे इनके कितने ही पैर पकड़ ले, उससे उसे पकड़ते नहीं। जब चिपकते हैं तो साइकोल से भी ज्यादा खतरनाक, और जब नहीं चिपकते तो करेले से भी ज्यादा कड़वे। ऐसे हाल है हमारा। लेकिन फिर भी इनकी दया कृपया बीच वालों पे तो नहीं, मेरे ऊपर तो है भाई। मुझसे तो ये बहुत प्यार है और प्यार का ही वो है कि आज इन्होंने मेरा कद इतना बड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते। जब इस देश दुनिया में टाइम्स मैगजीन छपी, इन सबके आशीर्वाद, मेरी बहनों के, माओ के, भाइयों के प्यार, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उसमें मुझे भारत से अकेला आदमी था। पूरे भारत से 130 करोड़ की जनता में से इनका एक अकेला खून था उसमें, जिसको लिखा गया कि वो भारत का उभरता हुआ नेता। उसका मात्र कारण ये है। अच्छा, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ भी नहीं है, लेकिन अपने धन का सही उपयोग करना जानते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आज यहाँ आसन पे इकट्ठे हुए, सारे तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितने छोड़ सकते हैं उससे शराब से दूरी बनाओ, सारा भला हो जाएगा, ठीक है। जितना ऐसे छोड़ोगे उतना सारे शरीर में जान रहेगी, और जितना जान रहेगी उतना ही तुम अपने समाज के लिए और देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए कर पाओगे। नहीं पी कर झगड़ा करते रहो घर में, थारा कोई बना नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये उनके कह रहा भाई बंद करवानी पड़ेगी, मन से छुट्टी है, जोर दबाव में नहीं छुट्टी, ठीक है, मन से छुट्टी है पक्का करके। अनिल तो लट मार के भी नहीं छुट्टी, अगर मैं इनके लट मार के छुटवाऊं तो कल को ये मुझे ही नहीं मिलने या गाकर भाग रहे हैं, पीछे पीछे तो नाश हो जाएगा, ठीक है। तो समझा के छुटवानी है, जैसे सतगुरु जी ने, समनदास जी ने छुटवाई, कोई छुटवाई नहीं, अरे छुटवाई। तो ये तो होगी सामाजिक बात कि अपने महापुरुषों को जानो, समझो, पढ़ो और उनके रास्ते पे चलो, ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भारत में आजादी से पहले तो लोगों को अधिकार नहीं, लेकिन जैसे आजादी आई और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो जिन लोगों को
व्यवस्था की वजह से जानवरों का जीवन जीना पड़ता था, उनको इंसानों का जीवन जीने का अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने अपने 4-4 बच्चे, मेरी बहन यहाँ बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे आपके पास, ऐसे अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, तब जाके हमारे तन पे कपड़े आए, तब जाके गरीब के बेटे को पढ़ने का, आगे बढ़ने का, नौकरी करने का, और सार्वजनिक रूप से इस तालाब में जानवर पानी पीते, उस तालाब में पानी पीने का अवसर मिला। ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियां, यानी कि जो उन्होंने उनके खून में कुर्बान होकर जो सींचा, उससे आज हम लोग यहाँ खड़े होकर अपनी बात को बोल पाते। यानी कि हमें जो भी अधिकार मिले उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। किसी ने दया पे हमें कुछ नहीं दिया कि हमारे आंसू बहते देख के, हमारी तकलीफ देख के किसी ने हमारे दया पे कुछ दे दिया। इसके लिए भी हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। धीरे धीरे जो अधिकार आगे बढ़ते रहे, उसके लिए भी आने वाले उसमें आंदोलन जारी रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया तो बहुत सारे हक मिले, जो बचे कुचे थे उनके लिए एक रहबर और पैदा हुए इस धरती पे, जो पंजाब की धरती है। ऐसे ही जैसे आपके यहाँ कोई बालक हो यहाँ, ऐसे एक बाबा साहब के जाने के बाद एक रहबर और पैदा हुए, जिनको मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जानते। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, अपना सुख दुख स्वार्थ छोड़ के। तब जाके हमें ये समझ आया कि हमारे वोट के जरिए भी बदलाव हो सकता, हमारे वोट की वैल्यू भी है। और वो वोट की वैल्यू ऐसी है कि वो मिट्टी के आदमी को बहुत ताकतवर बना दे और बहुत ताकतवर को मिट्टी का बना दे। वो ऐसी ताकत है जो करोड़ों रुपए से भी महंगी, जिसके पास है उसको चुनाव के समय तमाम लोगों के पैर पकड़ते हैं। आपके गांव में भी होगा, जब प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, लोकसभा का आएगा, पीडीसी का आएगा, जो आपकी शकल से भी नफरत करता है वो भी आपके पैर छूकेगा, ताऊजी वक्त दे दियो इस बार वोट। तो ये भी ताकत आपको मिली, समझ रहे हो? किस वजह से छूते आपके पैर आके? हाँ जी। अब जिस दिन चली गई है पूछने का भी नहीं। तो ये इसको संभाल कर रखना कितना जरूरी है, ये तो समझ में आ गई किसकी वजह से पूछ रहे, लेकिन इसको गलत आदमी को तो देनी कि भाई। तो वोट एक ऐसी ताकत है जिसके दम पे हम लोग इस देश में परिवर्तन कर सकते हैं। वोट एकमात्र ऐसी ताकत है जिसके दम पे जो काम लाठियों से नहीं हो सकता, गोलियों से नहीं हो सकता, तोप से नहीं हो सकता, तलवार से नहीं हो सकता, वो काम किस चीज से हो सकता है? वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हमें कोई नहीं हिला सकता यहाँ से, आपकी वोट ने हिला दिया नहीं हिला दिया उन्हें? बताओ, वो जो विधायक जी किसी की नहीं सुनते थे, आदमी बना दिया नहीं बना दिया? बनाया नहीं बना? और जो आदमी कमजोर पड़ रहा था हमारा, उसे ताकतवर बना दिया नहीं बना दिया कि भाई? तो ये वोट का वो है, इसका भी हमें सही वो करना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए, आपने मेरा एक बार साथ दिया, यहाँ ताकत मिली नहीं मिली आप लोगों को बताओ। आज आप पे अपना विधायक है, आप उससे 24 घंटे, वो इतना काम करने वाला व्यक्ति है, 24 घंटे 7 दिन आप उनसे मिल सकते हो, उनसे बात करते। लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या उड़ाई, अरे वो तो ढूंढा नहीं मिलेगा, वो तो वहां चला जाएगा, वो तो यहाँ हो जाएगा, मेरे आने से पहले खड़ा है, ठीक है? उसे तो मिल नहीं सकते, वो तो तोपों के साए में रहे, वो तो पता नहीं कहा, वो कहीं नहीं रहता, वो आपके दिल में रहा, और आपने उसे वोट देके विधायक बनाकर ताकत दी उसे, यहाँ के गठबंधन के दलों के सभी लोगों ने। तो अभी मैं गांव में गया, मेरे गांव का नाम भी याद नहीं, सबसे पहला गांव था, कौन था? सठेड़ी। मैं सठेड़ी गया तो वो चुपचाप आकर उन्होंने मेरे कान में एक बात कही, कहने लगी जी बारात घर की जमीन है हमारे, अगर आप विधायक जी कहते तो हमारा बारात घर बन जाएगा। और मैंने तो एक बार सोचा भाई, क्यों मेरे को तो इतनी हिम्मत अभी तक दी नहीं, अब भाई मैं बारात घर बनवा दूं कि भाई? तो मैंने फिर इनसे कहा भाई विधायक जी ये लोग कुछ मांग कर रहे हैं, तो सोचो क्या कहा होगा इन्होंने एक लाइन से कहा कि अगर पहला काम इस विधानसभा में कहीं होगा तो इसे बारात घर में होगा।
पहला काम अगर विधानसभा में कहीं होगा, प्रस्ताव बनाकर भेज दो। मैं जवाब दे रहा कि पहला काम अगर किसी इस विधानसभा में होगा तो वो इस बारात घर का होगा। और क्या चाह भाई हमें? जब हम पे इतना मजबूत आदमी तैयार हो गया तो मुझे लगता है अब तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो इसलिए ये होगी राजनीतिक बात कि आप लोगों को भी मेरा साथ देना। या कहीं छोड़ दोगे? निकल रहे लोग कह रहे अग्नि होता बस उपचुनाव तक था, ऐसा तो नहीं होने का। फिर तो बताओ क्या है सच? आगे साथ रहोगे नहीं रहोगे? जो दोनों हाथ उठाओगे वो साथ रहेगा। मैं भी देख रहा कौन कौन नहीं ठा रहा। वे तो उनका बैठी हुई नहीं ठा रही अपर मां। अच्छा ठीक है, बस चलो हाथ नीचे कर लो। तो ये होगी आगे की बात कि अगर इस तरह से आप मेरे साथ खड़े रहे तो जो समस्या आपकी है वही मेरी है, उस समस्या का हल होगा। इतने दिन हो गए आपको गरीबी बेबसी में काटते हुए। ये तो अपनी जिंदगी सुधार लो। ये पैसे वाले लोग अगर आपके अपने होते तो आपकी जिंदगी की गरीबी मिट नहीं जाती। छोटी छोटी चीजों के लिए उधार लेते फिर उधार लेकर बच्चों का ब्याह करवाओ, उधार लेकर जो है इलाज के पैसे जुटाओ। ये सब काम फ्री कर दूंगा मैं। अब ताकत तो देकर देखो मुझे। ये सारे काम और जिन अधिकारियों को ढूंढते फिरो तो मैं घरों में पूछते फिरेंगे जी कोई काम तो नहीं था। तबने अभी मैं आगे किसानों को भी कह रहा था भाइयों की ये बात कि ये नहीं था रहे वो बढ़ाने बढ़ाने के ना मजदूरों की वो बढ़ाने के। जी मैं भी वहां गया तेलंगाना, देखो सुनो सारे काम की बात। मैं तेलंगाना गया तो मैंने वहां पूछा कि तुम्हारे यहाँ मजदूर को मजदूरी कितनी मिलती है? तो उसने कहा अगर कोई जाएगा चिनाई के काम में तो मिले 900 रुपए, और अगर कोई खेत में जाएगा मिले 500 रुपए। आपको भी मिले 900 रुपए। यहाँ वहां मजदूरी 900 रुपए है, तेलंगाना में यही कितने पैसे? वहां 900 रुपए और यहाँ तो 150 नहीं मिल रहे। समझ आई नहीं आई? कितने पैसे वहां 150 के कितने गुना में पता समझे? 6 गुना। तो इनके भरोसे रहोगे सारे 150 भी छीन लेंगे बीजेपी वाले। इनका जो इलाज इनको कर दिया, देखो इनका जो इलाज इनको कर दिया ये जारी रखना, ठीक है? इक्कर मैं ताकतवर होता रहूंगा। आज जैसे मैं ताकतवर होता रहूंगा तो सारे चेहरे पे जो उदासी है यह हंसी में बदलती रहेगी पहली बार, ठीक है? अब आकर की बात सुन लो। एक तो यहाँ ही चुनाव जीतने के बाद नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि यहाँ के जो बीजेपी के नेता वो बेचारे परेशान हो गए, भाई ने किक्कर घेरेगा। तो यहाँ जो 2 अप्रैल के मुकदमे जो लड़ाई आपने लड़ी एक्ट वाली, उनमें नए लोगों के नाम जोड़ना, उन पर समन भेजना, उन पर गैंगस्टर भेजना, ये शुरू कर दिया और खूब खुश हो रहे। आगे डर जाएंगे, बताओ डर है सरकार तो मुकदमा डर है ना? मुकदमा तो डरते ना मुकदमे तो डरते। हम तो संविधान के खिलाफ जाने से डरते हैं बस। और आपको भी मैं समझा रहा कि किसी का अपमान ना करो और संविधान के दायरे में रह काम करो, तब ताकतवर हो जाओगे। दूसरा काम, एक तो 2 अप्रैल के मुकदमे बहुत बढ़िया है। मैं प्रशासन के लोग कहूंगा जोरदार तरीके से करो मुकदमे। ये 10-12 हो जाएंगे तो मेरे भी हाथ खुल जाए, आ जाऊंगा मैं सारी नहीं रहूंगा सारी गेली। ये धरना देंगे इसको कलेक्ट्रेट पे, हम जमा करवाऊंगा मुकदमे सारे पे, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। ये और 2-4 कर दो भी 1-2 पे करे। ये जी 5-7 पे हो जाएंगे। ये 5-7 यहाँ एक दिन चिंगाड़ के मुझे कहेंगे जी हमारे मुकदमे हो रहे, फिर आऊंगा मैं यहाँ, फिर बताऊंगा मैं तब किक्कर करे जहाँ मुकदमे, ठीक है? एक 24 तारीख को एक हमारे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ गौरव तेजिया, उन पर हमला हुआ। एक खतौली से जब ये प्रचार करके लौट कर आ रहे हैं अनुज और पंकज, तो इन पर भी हमला हुआ। अब ये 2 बातें मैं यहाँ के सम्मानित अधिकारियों को कह रहा हूँ कि भाई ये जो आपने वर्दी पहनी ना, ये गरीब जनता की सुरक्षा के लिए पहनी, ताकतवर लोगों की चाटुकारिता करने के लिए नहीं पहन रखी है। आप अपने भी जो संविधान की शपथ आपने ले रखी उसको याद रखो। एक मिनट सुन जाओ,
तालियां तुझे ना बजाओ, एक बार बात कर लेंगे। जैसे आप यहाँ आज खड़े हो तो मैं इनमें से ही एक हूं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ अन्याय होगा तो ये फिर ये बर्दाश्त नहीं होने का, ये बात आप याद रख लियो। एक मिनट जाओ भाई, नारे नूरे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो ठीक है। एक और बार आपको कह रहा हूं भाई, देखो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान ने उसको दिया है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसकी क्या वो है मैंने आपको बता दी, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का इतिहास बता दिया। अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हो, जिन्हें नहीं पता उनकी तो मैं समझता हूं कि वो तो लापरवाही हो सकती है। जिनको पता उनको ये पता भाई हम ज्यादा हड़के नहीं है, हम बहुत भारी है, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। इसके लिए कभी चेक करना हो तो 2 अप्रैल का आंदोलन पढ़वा देना उन लोगों को बेचारों को, और कभी अगर वो हो तो रविदास मंदिर का जो गुरु घर का आंदोलन हुआ था दिल्ली का वो पढ़वा देना, और अभी जो है जो अभी मुरैना में वो पढ़वा देना, और 12 तारीख को भोपाल में हो रहा उसकी झलकी दिखवा देना उन लोगों बेचारों को। देखो हम किसी के विरोध में नहीं है, जिनकी मानसिकता खराब है, जैसे तुलसीदास दुबे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने वो धर्म ग्रंथ में लिख दिया कि महिलाएं कमजोर होती हैं, शूद्र ये होते हैं वो होते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं, जो घोर जातिवादी हैं, जिनको एहसास भी नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं, जिनको जानकारी भी नहीं, ऐसे लोगों की तो मैं कहता नहीं। लेकिन बाकी लोगों को मैं कहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मीडिया के लोग भी इसको याद रखें। अगर किसी समाज से हमने किना कर ली ना किना, तो उनका व्यक्ति गांव का मेंबर नहीं बन पाने का, मेरी बात को याद रखियो। अगर किसी को गलतफहमी हो, वोट हमारे ही पास है, ये लोकतंत्र है, और अगर हिम्मत हो तो किसी में फेरी जोड़ लगाइयो, इस करियो कार्यकर्ता में हमला। हम पंचायत करते कहे बिरादरी की बात को, इस समाज का व्यक्ति प्रधान ना बढ़ जाए किसी काम में, फिर आपको एहसास हो जाएगा। हम इस ये जो लोकतंत्र है ना, इसी की ताकत पर विधायक एमपी बनकर सरकार बनाकर राज कर रहे हो, इसलिए ये बात समझानी पड़ेगी। और भूपकेड़ी के सम्मानित लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आपसे कह रहा हूं टकराने से आपके रास्ते नहीं खुलने। वो लोग जानबूझ के षड्यंत्र करते हैं, टकराते रहो जिससे कि आप तरक्की ना करो। आप टकराना बंद करके 2 साल मेरे साथ काम करो। ये तो टेलर था खतौली का, इन्हें पूरी पिक्चर जो है 2024 में दिखाऊंगा, आप लोग याद रखना। करो जुर्म, मैं यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों और यहाँ के मंत्रियों से भी कह रहा हूँ, आइए चुनाव में वोट मांगने का, हमारा समाज स्वागत करेगा आप लोग, आप चिंता मत करो। करवाओ जुर्म, करवाओ अत्याचारित, चोट का बदला वोट से हम देंगे 24 में। और जो आज मंत्री संतरी बने बैठे वो यहाँ रोड पर घूमते नहीं रहोगे आप लोग, आप ध्यान रखिए मेरी बात। लेकिन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जाति धर्म देख के कार्रवाई ना करें, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति गलत ना करे। क्योंकि अगर आप अन्याय को बढ़ावा देते हो तो इससे जो आस्था विश्वास है न्याय के प्रति लोगों को कमजोर पड़ जाएगा। और भाई हम अपने दम पर जिंदा आए थे, ये भी याद रखो। हमारे आंसू देख के किसी ने दया नहीं करी हमारे ऊपर, करी। अब भाई ये रो रहे हैं, इन पर रोटी नहीं है, इन पर कपड़ा नहीं, मकान नहीं, घर नहीं, तो हम दे रहे हैं। हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से, अपना तन घिस घिस कर करा, चाहे मेहनत करी, मजदूरी करी, कुछ भी करा, हमने जो कुछ भी अर्जित करा अपनी मेहनत से अर्जित करा। इसलिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बुराइयां छोड़ो और पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, और आपके आने वाले बच्चों का कल इस देश में बेहतर होगा। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो जो कुछ है, अब तो अच्छी रोटी जो अभी मिल रही है उससे हमारा शायद पेट भर रहा है, लेकिन अगर हमारे दिल के जो जख्म है वो तब भरेंगे जब इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वही स्वाभिमान, सम्मान और वो हक अधिकार मिलेंगे जो उनका अधिकार। और आप लोग चिंता मत करो, मेरे हाथ मजबूत करते रहो, अपने दल को आगे बढ़ाते रहो, संगठन में जिम्मेदारी लेके अपनी कमेटियां बनाते रहो। लोकतंत्र है, जिसका वोट है उसका राज है, इस दिन आपका राज होगा। अच्छा बताओ, एक सवाल है पूरी जिम्मेदारी, ये बहने भी नहीं राजनीति जानते मगर ये भी बता देंगे, अगर मैं ताकतवर हो गया तो आपको कोई न्याय का सामना करना पड़ेगा। बताओ ईमानदार से बताओ, अगर मैं ताकतवर होऊंगा तो आपके ऊपर कोई हमला कर देगा क्या? और अगर हमला कर देगा चैन से घर में सो जाएगा क्या? बताओ, नूनी बताओ, पूरी जिम्मेदारी से बताओ, सच्चे मन से। आप गुरु घर में हो, आज आपको मेरे पर भरोसा है नहीं है तो फिर
कुछ दिन की बाजी में इतने दिन काट लिए, और थोड़े से दिन मेहनत करते रहो, काटते रहो, साथियों से भी नहीं मतलब नौजवान से रोजगार दे रही सरकार, महंगाई खत्म कर रही, बेरोजगारी खत्म कर रही, गरीब किसान के लिए कुछ कर रही, लूट रही दोनों हाथों से। तो इस लूटने वाली सरकार का भारतीय संविधान की रक्षा भी करनी पड़ेगी ना भाई, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। ये जो माए बहने बैठी बात सुन लो, भारत बड़ा प्रचारक नहीं कोई लोग है, 4 महिलाएं अगर कहीं हो करती है, अरे वहां अगर बोल चाल हो तो हो ही नहीं सकता है। आपसे एक निवेदन है, एक भाई आप लोग भी कार्यकर्ता लोग बड़े गौर से सुने इस बात को, सारे कार्यकर्ता ध्यान दें। जो लोग हमें रोक नहीं पा रहे ना, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। अब वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं गांव में जाकर, हमारे लोगों में कहते हैं भाई जनसेवा का साथ ना दो, क्यों नहीं, अरे भाई सारे नौजवानों को मुकदमे लगा दिए, सबकी जिंदगी खराब कर दी, पर ये सारे IAS IPS बन गए थे, मैंने ने वापिस जो है बेरोजगार कर दिया, भाई सबको मुकदमे लगवा दिए, कर दिया। जो सरकार मुकदमे लगा रही है मान लो झूठे, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ खड़े होकर हमारे लोग आज लड़ना सीखे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि मुकदमे लगवा दिए। आप बताओ भाई ईमानदारी से, 2 अप्रैल का आंदोलन आपने अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाया तो जबरदस्ती लड़ा था, बताइए हक अधिकारों के लिए लड़ाना। जो अन्याय होता था कार्रवाई नहीं होती थी, आज भीम आर्मी की वजह से वो कार्रवाई होती है। आज बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है भीम आर्मी की वजह से। ये दिया है भीम आर्मी ने इस देश में। पुलिस से पहले जाती है भीम आर्मी, आंधी तूफान में गाड़ी रुक जा, ट्रेन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज रुक जा, भीम आर्मी नहीं रुकती। ये दिया है समाज को भीम आर्मी ने। और अगर जो समाज IAS PCS तो खूब बने, लेकिन जो समाज पैसे वाला हो, कभी थाने में जाकर अपनी बात नहीं कह सकता, उनका आज 18 साल का नौजवान लड़का इंस्पेक्टर साहब ने पूछा भाई इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बताओ हुई या नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं हुआ बताओ। तो इसे आगे बढ़ाओगे, किसी की बात तो मांगे से पीछे हटाओगे, तो इसका प्रचार भी करा करो भाई, हमारा भाई आगे बढ़ा लग रहा, उसकी तरफ इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ, तब भी तो प्रचार कर लिया करो, तब भी सिपाही तब भी रिश्तेदारियों में जाकर वहीं भी कह दिया करो, फोन करके जहां जहां रिश्तेदारियां तो कभी उसकी केल को हो जाओ, कहोगी नहीं कहोगी बताओ ना, मनी मानता तो ना बताओ, वाली ठारी हरे सोल वाली ये तो हमारे खिलाफ होगी उनको है ना, पीछे वाली पूछा जो हमारे खिलाफ हो तो हमारे साथ बता। अच्छा फिर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, यहाँ की कमेटी का। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कुछ दिन का समय देखो, छोटा सा पेड़ देखा होगा आपने, अब 1 सा लगा होगा अपने आंगन में, और आज कहीं के आंगन में नीम जैसा ठंडा हो रहा होगा, छांव भी दे रहा होगा, दे रहा नहीं दे रहा, थारा भी छोटा सा ही है, भी बड़ा हो तो थोड़ा सा पेड़ देखिए, फिर बताऊंगा छांव और फल किसने गया है, और ठंडी मारने की जरूरत पड़ने की तोड़ने तो अपने आप आओगा हाथ में, चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है। और कार्यकर्ता काम करें, गांव गांव में जाके समाज में जो झूठ फैला जा रहा है उसको बेनकाब करें और समाज को जोड़ने का काम करें, और अपने गठबंधन के दलों के सहयोग से भाईचारा बना के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारा गठबंधन जिंदाबाद। और हथौली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और विश्वास जताने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। एक मिनट